अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। दिस इज़ नॉट एन अनदर डे बिकॉज येस एट लास्ट जिस चीज़ का डर था, जो पिछले 2-3 साल से हम बिल्टअप होते हुए देख रहे थे और जिस तरह पता चल रहा था कि पाकिस्तान टीम इज़ डिपिंग एंड डिपिंग एंड डिपिंग फॉर्मेट टू फॉर्मेट, फॉर्मेट टू फॉर्मेट, एंड वी हैव फेस द वाइट वॉश एट होम बाय अ टीम विच वॉज, जब ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही थी, विच वॉज रैंक लोअर देन अस एंड राइट नाउ दे आर रैंक अहेड ऑफ अस। और जिस तरह की ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की आई है, ये कोई अचानक से ऐसे ही नहीं हुआ है कि यूं चुटकी बजाई और पाकिस्तान टीम डीरेल हो गई। हम देख रहे थे, हम डूबते हुए देख रहे थे, हम एक ऐसी राफ्ट में बैठे हुए थे जहां एक सुराख होता था तो उसको बंद करने की कोशिश करते थे तो दूसरे सुराख से पानी बढ़ना शुरू हो जाता था एंड इवेंचुअली ये राफ्ट डूब गई। जिस तरह पिकासो ने कहा, यू नीड टू डिस्ट्रॉय इट टू रीबिल्ड इट। सो येस, इट इज़ डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह गद्दाफी स्टेडियम की बिल्डिंग को पूरा गिराया है और उसको रिकंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करने के लिए, मेरा ख्याल से नाउ इज़ द टाइम दैट दिस टीम इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड एंड यू नीड टू रीबिल्ड इट। एटलीस्ट रीबिल्ड से आप अभी भी हार रहे हैं, उस वक्त भी क्या पता हारेंगे बिकॉज फ्रेश होंगी चीज़ें सारी, बट एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं दिल में ये तसल्ली तो होगी, यू कैन फाइंड रीजंस कि क्यों हारी ये टीम, या मे बी इट इज़ रीबिल्डिंग अगैन एंड इट इज़ डूइंग समथिंग। मगर जिस तरह हमारे सीनियर प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरह आज कैप्टन शान मसूद कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ जी 5 दिनों की फिटनेस नहीं है, 5 डे फिटनेस नहीं है इन प्लेयर्स की। दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, दे आर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड सिंस ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स नाउ। जो पूरी मैं लॉट की बात करूं तो 2-3 साल से ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं। अच्छे खासे इनको जो सैलरीज जिस मद में मिलती हैं, तो इनकी ये जॉब है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर इन्होंने ख़ुद को फिट रखना है, हर फॉर्मेट के लिए फ़िट रखना है। या तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर जो है आप बनाएं ना, और अगर हैं तो फिर आपको ऑल फॉर्मेट के लिए फ़िट होना चाहिए। 5 दिन की फिटनेस नहीं है प्लेयर्स में, मगर वो 5 दिन का टेस्ट मैच खेलने के लिए ज़रूर हैं स्क्वाड के अंदर। तो फिर किसने ये स्क्वाड सेलेक्ट किया, किसने इन लड़कों को खिलाया? या 5 दिन की फिटनेस वाले प्लेयर्स हमारे पास डोमेस्टिक में ही मौजूद नहीं है और डोमेस्टिक में ढूंढना पड़ेगा, या आप देखना नहीं चाहते। उसके बाद फिर वो कहते हैं नहीं जी 5 दिन की फिटनेस इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो हमने थोड़ी सी वो दिखाई थी, थोड़ा सा जो है स्पार्क दिखाया था, बट उसके बाद 10 महीने का। तो फिर शान मसूद ज़रा अपनी कैलकुलेशन और मैथ को भी करेक्ट कर लें बिकॉज उनकी मैथ बिल्कुल सही नहीं है। हमने बॉक्सिंग डे पे जो है वो टेस्ट मैच हुआ था और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं व्हेन इट्स सितंबर, सो 10 महीने तो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इवन देन एफटीपी को ब्लेम कर देना, प्लेयर्स की फिटनेस को ब्लेम कर देना, प्लेयर्स की टेक्निकलिटीज़ कहाँ चली गई, प्लेयर्स के ब्रेन फेड मोमेंट्स हमने देखे इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में। प्लेयर्स की ज़ीरो मैच अवेयरनेस देखी, जब तेज़ खेलना था तो स्लो खेल रहे थे, जब स्लो खेलना था तो तेज़ खेल रहे थे। एक मेन बैटर आके खेलता है मगर वो अपनी टेल को मुसलसल एक्सपोज करता रहता है और टेल एंडर से कहता है कि तुम फेस करो, क्योंकि मुझे तो फास्ट बॉलर्स को खेलना नहीं आ रहा। अब वो जो है फास्ट बॉलर्स को अवॉइड करते हैं और उसके बाद जो है स्पिनर के सामने ही वो आउट हो जाते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू अनफोल्ड। अब्दुल्ला शफीक हैज़ बीन अ वॉकिंग विकेट, मतलब पाकिस्तान खेलना शुरू करता है और एक विकेट तो पहले ही डाउन हो जाती। पता होता है आपको कि आप 10 खिलाड़ियों से खेलेंगे, 11 तो आपके पास 11वां तो ही इज़ जस्ट हियर टू कम इन एंड गो आउट। मतलब अभी जो है वो ग्राफिक्स वाले भी ब्रॉडकास्टर्स सेट कर रहे होते हैं कि अब्दुल्ला शफीक हैज़ कम इन और इवेंचुअली वो ही हैज़ गॉन आउट। तो ये तो रेगुलरिटी में ये सिलसिला चल रहा है। क्या क्या चीज़ें तब्दील होंगी, क्या क्या चीज़ें, ये बहुत सारी बहुत लंबी डिस्कशन है। मगर आज येस, Bangladesh has whitewashed Pakistan and they've created a history. Hats off to them। जिस तरह बांग्लादेश ने खुद को प्रेजेंट किया यहाँ पे, द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज दैट दे हैड, द काइंड ऑफ फास्ट बॉलर्स दैट दे प्रोड्यूस्ड। उनको ये पता था घर में जीतते हैं हम, रैंक टर्नर्स बना के किसी भी टीम को फंसा लेते हैं। अवे कैसे जीतेंगे? अवे ऐसे जीतेंगे कि अच्छे फास्ट बॉलर्स होंगे। लुक एट हसन महमूद, लुक एट नाहिद राना, द वे दे प्लेड, द वे दे गेव एवरीथिंग। छोटे छोटे से यंग लड़के हैं, तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। द काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट दे शोड, पहले टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच में आप वो छोटे से लड़के हसन महमूद को देखिए किस तरह उसने अपने आप को कंडीशंस के हिसाब से और ज़्यादा बेहतर किया, अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन किया और किस तरह उन्होंने खुद को डिलीवर किया। 152 वाज द हाईएस्ट दैट नाहिद राना थ्रू। तो आप ये देखें कि आपको शीयर पेस भी मिल रही है, तो साथ साथ जो है लाइन और लेंथ और डिसिप्लिन भी दिख रहा है उन फास्ट बॉलर्स में, और हमारे फास्ट बॉलर्स उस तरह नहीं किया डिलीवर।
बट उस तरह नहीं कर सके। फिर इंतज़ार हुआ जी अबरार लेग स्पिनर आएंगे, अबरार पहला टेस्ट मैच हम इसलिए हार गए क्योंकि अबरार नहीं थे, बट आई एम सॉरी टू से अबरार वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट इन हिमसेल्फ। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, देयर वाज नो स्पार्क इन बॉलिंग, देयर वाज नो स्पार्क इन बैटिंग एंड देयर वाज नो स्पार्क इन कैप्टनसी ऑफ शान मसूद। तो बात करेंगे ऑब्वियसली इस वाइट वॉश के हवाले से, डिस्कशन करेंगे और कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी डिस्कशन तो जाहिर सी बात की नहीं होगी, बट वी विल ट्राई टू असेस कि क्या तरीका है इसको सही करने का। मतलब इस वक्त ये बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अगले जो हमने 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से हैं, विच मींस अभी तो हम बांग्लादेश को हैंडल नहीं कर पाए, तो इंग्लैंड अलग बात है, एंड देन फिर साउथ अफ्रीका जाके खेलना एक हमारे लिए चैलेंज होगा। सो यस, बात करेंगे इस हवाले से। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आपको दिख रहा है कि जितनी डिसअपॉइंटेड हूँ, आपने तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। पहला ही सवाल मैं रऊफ आपसे ज़रूर पूछूंगी, बिकॉज कल एक बात जो कि आलिया रशीद साहिबा, हु इज़ द फॉर्मर मीडिया एंड हेड कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब उन्होंने एक बात कही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त है कहाँ। उन्होंने बताया कि हमारे जो ये लेग स्पिनर हैं अबरार, वो ही डज़ नॉट वांट टू प्ले टेस्ट। हम मिन्नतें करके लड़कों को जो है वो अपनी टेस्ट टीम में खिला रहे हैं। इतना आसान था जिस वक्त आप खेलते थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? देखिए, आपने एक बात की है कि शुरू में कि यू नीड टू डिस्ट्रॉय टू रीबिल्ड। यस। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय फॉर मोर डिस्ट्रक्शन। रीबिल्ड के लिए नहीं, बल्कि और डिस्ट्रक्शन के लिए और डिस्ट्रॉय करता जा रहा। और देखिए, जिस तरह की म्यूजिकल चेयर यहाँ पे चल रही थी ना पिछले 10-12 साल से उसका से एंड रिजल्ट यही निकलना था। या तो एक सिस्टम आपका चल रहा हो ना, जिस पर कोई भी चेयरमैन आए तो वो आकर फिक्स हो जाए, सिस्टम से छेड़छाड़ ना करे, मगर जो भी आता है सिस्टम को तबाह करना, बर्बाद करना, अपनी नई टीम लेकर आना, इससे छेड़खानी करना, वो अपना बिल्कुल फ़र्ज समझता है। और एक और आपने बात की है कि सिर्फ अबरार नहीं, कोई भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता इनमें से किसी की फिटनेस नहीं है। ना आपके बैट्समैन खेलना चाहते हैं, ना उनका एटीट्यूड है, ना उनको गेम अवेयरनेस है, ना आपके बॉलर्स खेलना चाहते हैं। एक सेशन के आपके बॉलर कैटेगरी ए में सब रहना चाहते हैं, मगर तीनों फॉर्मेट कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, उसका काम है कि आपने एक फार्मेट के प्लेयर्स को 3 फार्मेट के कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दिए हुए हैं। देखें ना कि आपको ठीक है, आप तीसरा हाईएस्ट कंट्री है, जो कि हाईएस्ट पेड कंट्री है, जिसको आईसीसी फंडिंग करती है, 4th टॉप हाईएस्ट कंट्री, और इसको एक बड़ा करोड़ों डॉलर आईसीसी इन्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो आपने ये तमाशा लगाया हुआ कि जो एक फार्मेट नहीं खेल सकते, उनको आपने 3 फार्मेट के कॉन्ट्रैक्ट और उन पर करोड़ों रुपया आप ज़ाया कर रहे हैं, और उसका एंड रिजल्ट आपके सामने आ गया। फिर जो आपने नाप से देखें, नाप से जो आपकी मैनेजमेंट है, नाप से पिच रीड होती है, नाप से टीम सिलेक्शन सही होती है, ना आपके पास स्पिनर्स हैं, ना आपके पास बॉलर्स की रिप्लेसमेंट है। फिर उसके बाद आप टेस्ट मैच आ जाते हैं, आप बड़े स्ट्रेंज अजीबोगरीब बयान देते हैं। आपकी इसी प्रोग्राम में ये जो पहला टेस्ट, उसके शुरू होने से एक दिन पहले हमने पिच की एक टोटल आपको डिटेल बता दी थी कि ये पिच इस तरह खेलेगी, इस तरह बिहेव करेगी, इस तरह 5 दिन इसका बिहेवियर होगा। और यहाँ बैठे हुए यानी ग्राउंड रियलिटी हमने नहीं देखी। और उसके बावजूद क्योंकि एक्सपीरियंस था, हमने सारा कुछ बता दिया और उसी तरीके से उसने बिहेव किया। और इनकी मेंटालिटी देखें कि उन्होंने 1 अगस्त, देखें आपका जो गर्मियों का समर सीजन शुरू होता है ना, वो मई से शुरू होता है। मई, जून, जुलाई और अगस्त, 4 महीने इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है पूरे रीजन में कि जो आपका मॉइस्चर होता है इन द ग्राउंड और जो एयर में आपका जो मॉइस्चर होता है वो कम्प्लीटली ड्राई डाउन हो जाता है। आप बगैर स्पिनर के आपकी सेंस ही नहीं बनती कि आप अगस्त में कोई टेस्ट मैच खेलें 5 दिन का, जिसमें आपके पास स्पिनर ना हो। और आपने 4 फास्ट बॉलर अगस्त के एंड में खिलाया, जब ना मॉइस्चर ऊपर था और ना नीचे था ज़मीन के अंदर। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? फिर आपने पिच को आपने ब्लेम देना शुरू कर दिया कि पिच नहीं ठीक खेली, हमसे पिच नहीं बन सकी। भाई पिच ने क्या किया? 462 रन पे आपने इनिंग डिक्लेयर की है, 552 रन आपने बांग्लादेश से करवाए। फिर जो 3rd इनिंग आई उसमें बांग्लादेश के जो स्पिनर है उन्होंने 8 विकेटें ली, उन्होंने डोमिनेट किया। तो पिच दरमियान में से किधर आ गई? आपने जो अपना ब्लंडर किया, आपने फॉल्ट किया, आप उसका ब्लेम दे रहे हैं पिच को। और फिर एक दफा बांग्लादेश कैंप से किसी ने भी पिच के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया। दे मेड अ गेम आउट ऑफ इट। इनफैक्ट एक इनर सर्कल में जो बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस किस्म की पिचेस बने जो हमारे बैटर्स को और बॉलर्स को चैलेंज करें। तो
हम पिच का रोना रो रहे हैं। पिच का तो देखे ना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए आउटस्टैंडिंग किस्म की पिच थी जो कि टेस्ट क्रिकेट को जिसने देखिए आपने 462 पे इनिंग डिक्लेयर की है और उन्होंने 560 रन किए। इसका मतलब बैटिंग को प्योर सपोर्ट कर रही थी पिच। बिल्कुल। उसके बाद अगर किसी फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है तो उसने विकेटें भी ली हैं। फिर अगर तीसरा और चौथी इनिंग देखें जहाँ पे पाकिस्तान की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है वो इस वजह से हुई कि हमारी नाकस जो प्लानिंग थी, उनके स्पिनर्स ने 8 विकेटें ली हैं। हमारे पास स्पिनर ही नहीं था जो कि उनको डोमिनेट करता, चौथी इनिंग में पकड़ता उनको। तो फिर आप पिच तो आउटस्टैंडिंग खेली है। फिर उसके बाद इनका एक और ब्लंडर मैं आपको बताऊँ, जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ उसमें आप देखेंगे 4 दिन पिंडी में बारिश होती रही। एयर में भी अब सितंबर शुरू होने वाला है, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर आ गया, एयर में भी मॉइस्चर आ गया, ज़मीन के अंदर भी डंपनेस आ गई और आपको पता था कि आपकी पिच भी सपोर्ट कर रही थी, तो वहाँ पर आपसे फिर नहीं टीम सिलेक्शन सही हुई। फिर जो आपके फास्ट बॉलर है, सबसे जो बेसिक चीज़ ये क्या है कि अगर कोई भी हाईली एथलीट है ना, उसके एक बैलेंस जो उसका बॉडी कंपोजिशन है उसको लेकर चलना पड़ता है। उसको पता होता है कि लीन उसका जो फैट है वो कितनी होनी चाहिए और फैट एक्सेसिव जो कार्बोहाइड्रेट या फैट है वो कितनी उसकी बॉडी में होने चाहिए। अगर एक्सेसिव होंगे तो आपका ये असर होगा जो आपके फास्ट बॉलर्स का हुआ कि वो एक से दूसरे सेशन में बॉलिंग ही नहीं कर सकते। अब बांग्लादेश के बॉलर्स ने 2 टेस्ट मैच में बॉलिंग की है, उन्होंने 12 सेशन में बॉलिंग की और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। हमने एक सेशन में डोमिनेट किया सेकंड टेस्ट मैच में जिसमें 26 रन पे 6 आउट किए। उसके बाद हम फ्लैट आउट हो गए। क्योंकि हमारे पास एनर्जी ही नहीं थी, हमारी फिजिकल कंडीशंस थी जो बॉलर्स की वो इस काबिल ही नहीं थी कि हम दूसरा, तीसरा या चौथा स्पेल करें या सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर सकें, इसलिए हम फ्लैट हो गए और हमारी मैनेजमेंट ब्लेम डाल रही है उसके ऊपर। अच्छा रऊफ, एज ए फास्ट बॉलर मैं ज़रूर एक चीज़ ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, जब हम एक बोर्ड के अंडर होते हैं ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एथलीट्स के इर्द गिर्द न्यूट्रिशनिस्ट होने चाहिए जो आपको गाइड कर सकें। क्या अब तो बहुत सारी इधर XYZ आपके मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ बहुत सारे लोग हो गए हैं। आपके टाइम पे वो गाइडेंस होती थी कि जी ये खाना है, ये नहीं खाना? एक फास्ट बॉलर के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बैटर के लिए मे बी एक डिफरेंट रूटीन होगा, एक डिफरेंट न्यूट्रिशन रूटीन होगा, एक डिफरेंट एक्सरसाइज रूटीन होगा, फिटनेस रूटीन होगा, इस तरह होता था? क्लैरिटी देखिए सबसे जो बेसिक चीज़ है ना आजकल की जो लेटेस्ट क्रिकेट जो टेक्नोलॉजी आ गई है स्पोर्ट्स में, उसमें हाईएस्ट लेवल की आपकी एक स्टैंडर्ड लेवल की आपकी जो बॉडी कंपोजिशन होती है ना उसको मेंटेन करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वो नहीं डेवलप होगी, आप अपनी बॉडी कंपोजिशन को सही तरीके से बैलेंस नहीं करेंगे, आप कभी भी ये हाईएस्ट लेवल की स्पोर्ट्स खेल ही नहीं सकते। और जो आपने कहा कि हमें बहुत लेट, क्योंकि हमारे दौर में तो एक ओपन सिस्टम था, किसी को नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना। न्यूट्रिशन मैंने खुद पढ़ी थी इसलिए हमें समझ आई, लेकिन जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ी है तो मेरी जो परफॉर्मेंस थी 28 साल तक मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। 28 के बाद जब मैं 35-36 तक क्रिकेट खेला, वो 8 साल वो न्यूट्रिशन की वजह से मैं खेला, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा, उसमें एजुकेशन ली, फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर जो बॉडी कंपोजिशन था उसके मुताबिक उनको मैंने डील किया। अब हमारे ये जो बॉलर्स हैं, आप देखें कि एक जो फास्ट बॉलर होता है उसके लिए जो लीन होती है ना, जो आपका बॉडी मास होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको मसल डेवलप करने होते हैं ताकि आप हाईएस्ट लेवल पे स्टैंडर्ड को मेंटेन रखिए। आप में स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना और आप एंडोरेंस आपके अंदर चलती रहे। जब आप ये अंदर नहीं होगी और आपको जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर सही तौर पर गाइड नहीं करेंगे, आप ज़्यादा एक्सेसिव फैट लेंगे, आप एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, आपको नहीं पता होगा कि बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील क्या है, कौन सी आपको न्यूट्रिशन लेनी है, तो फिर आपका यही हाल होगा जो मोहम्मद अली का हुआ फर्स्ट इनिंग में। एक से दूसरे स्पेल में उल्टियाँ कर रहे थे वो। आपके खुर्रम शहजाद का जो हुआ कि वो उन्होंने स्पेल में 5 विकेटें ली हैं, 26 for 6। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेकंड इनिंग तक वो स्ट्रगल करते रहे। तो ये चीज़ें देखें, आपने कहा ना कि हमें कौन गाइड कर, अब इन्होंने न्यूट्रिशन भी रखे हुए हैं, इन्होंने कोच भी रखे हुए हैं, इन्होंने मैनेजमेंट के लोग भी रखे हुए हैं, मगर मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। उनमें लिटरेसी है, वो पढ़े लिखे नहीं है, ना उनको शौक है पढ़ने का, वो गाइड कर ही नहीं सकते। नहीं, मगर मोहम्मद अली की तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि एक पढ़ा लिखा प्लेयर और जाहिल प्लेयर दोनों बहुत अलग होते हैं। तो मोहम्मद अली ने पढ़ के क्या फिर फर्क कर लिया अगर वो अपनी बॉडी को मेंटेन ना रख सके इस तरीके से? जो स्पोर्ट्स साइंसेज है ना, एक जो सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स साइंसेज का, वो ये चीज़ें डील करता है। वो न्यूट्रिशन डील करता है, वो बायोमैकेनिक डील करता है, वो आपके बॉडी पार्ट्स को, ह्यूमन एनाटॉमी को डील करता है, और वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को डील करता है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट है जो स्पोर्ट्स साइंसेज का है। जो दूसरी एजुकेशन है, देखिए मैंने 3-4 मास्टर किए हुए हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया, मैंने कश्मीर अफेयर्स में 2-3 किए मैंने।
वो आपको ये चीज़ें नहीं बता सकते जो स्पोर्ट्स साइंसेज में की हैं। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स साइंसेज में की है कि ये क्या चीज़ आपको इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं आपकी स्पोर्ट्स पे या आपके जो सिस्टम है उस पर। तो जब तक आप स्पोर्ट्स साइंसेज में नहीं जाएंगे आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा वेयर करना। ये हमारी लास्ट मैं एक चीज़, आप ठीक है, अगर आप नहीं अपने आप को केपेबल समझते कि आप पढ़ सकते हैं या जाके पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग है इन लड़कों की। ये लड़के अपनी डेवलपमेंट के लिए ये महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, ये ब्रांडेड कपड़े खरीद लेते हैं, अच्छी बात है, खरीदने चाहिए अपने आप को, मगर क्या ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर नहीं कर सकते? क्या ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हायर नहीं कर सकते जो इनके वर्कलोड के बारे में बताए, न्यूट्रिशन, इनकी पर्सनल न्यूट्रिशन सारी रूटीन के बारे में बताए, जो इनको पर्सनल। आई हैव सीन सो मेनी प्लेयर्स, विराट कोहली तो अपना साथ बार भी लेकर घूमता है। तो मतलब ये अपने ऊपर उस तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहे लड़के बिल्कुल। देखिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। इसमें देखें कि जो आपने इंडियन के नाम लिए ना, ये उनकी एजुकेशन और पाकिस्तान का बहुत बड़ा डिफरेंस है एजुकेशन लेवल का। 12वीं तक, 12वीं पास नहीं की हुई विराट कोहली ने भी। नहीं की नहीं, मगर उनको देखें धोनी ने भी नहीं की थी, मगर धोनी ने भी नहीं की थी, मगर जो उनका लेवल ऑफ एजुकेशन है वो पाकिस्तान से बहुत आई है। फिर उसके बाद धोनी को भी दोबारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एजुकेट किया था। आपको याद होगा कि वो पेपर्स में भी अपीयर होते हैं, एग्जाम्स में भी, तो वो प्रॉपरली एजुकेट करते हैं, बड़े ड्राइवर वगैरह। अब पता है ये जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके साथ इन्होंने काम किया, वो इनको एजुकेट करते हैं। हमारे पुराने प्लेयर्स भी अनफॉर्चुनेट मोस्टली इलिटरेट हैं, वो भी एजुकेट नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज़ है कि ये जो सेंस डेवलप होनी होती है ना, ये बड़ा मुश्किल समझ में आती है, हमें भी बहुत लेट समझ में आई थी। इसीलिए अगर आप साउथ अफ्रीका सिस्टम में जाएं, पीछे एक हमारी मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मुझे भी बुलाया था इन्होंने, मैंने बात की, ये समझते रहे कि वो अपनी नौकरी मांग रहा है। मैंने सिर्फ एजुकेशन की बात की थी, चेयरमैन भी वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने कहा जो साउथ अफ्रीकन है वो स्कूल से उन्होंने स्पोर्ट्स साइंसेज को वहाँ पर राइज किया हुआ स्कूल से, ताकि उनको सारी अवेयरनेस बचपन से आ जाए। ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्रिकेट को करिकुलम का हिस्सा बना दिया अपने स्कूल करिकुलम का, ठीक है। अब हम किधर जा रहे हैं? हमारे हाईएस्ट लेवल पे हम इलिटरेट, मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास लोग, सारा कोचिंग स्टाफ इसी तरह आप काम चला रहे हैं। उन्होंने आगे एजुकेट करना होता है। मैंने इंग्लैंड में समझ आई थी कि ये न्यूट्रिशन का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर इनको कौन समझाएगा? देखिए जब आपको सेंस डेवलप होगी तब आप न्यूट्रिशन हायर करेंगे, तब आप कोई अच्छा जो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है उसको हायर करेंगे। अच्छी गाड़ी लेने का सेंस कहाँ से आ जाता है? आपको अच्छे कपड़े पहनने का सेंस कहाँ से आ जाता है? वो एक रेस है, पैसे की रेस या एक शोहरत की या एक दूसरे को दिखावे की। उसमें ये देखें ना, हमारे देखें बदकिस्मती से जुआ कल्चर भी क्रिकेट में इसी तरह आया ना, कि जो हमारे पास्ट जो साबका प्लेयर थे वो ये काम करते थे, तो नए लड़के भी उसी चीज़ पे लग गए। अब जो वो दूसरों को देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो वहाँ से जो लेगेसी है वो यंग जनरेशन में आएगी। यहाँ पे तो पैसे की दौड़ है, गाड़ी की दौड़ है, कोठियों की दौड़ है, बंगलों की दौड़ है और बैंक बैलेंस की दौड़ है, तो उसमें एजुकेशन बिल्कुल सफ़र कर जाती है। फिर आप बेसिक चीज़ों से साइड पे हो जाते हैं। इवन हमारा मोस्ट जो वेपन है, जो शाहीन अफरीदी या ये जो है नसीम शाह, देखिए इनको एक हल्की सी टिंगलिंग हुई थी। देन मैं फिर यहीं इस डिस्कशन को ब्रेक लगाऊंगी, क्योंकि हम एक ब्रेक पर जाएंगे, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे हम एजुकेशन की बिल्कुल बात कर रहे हैं। रऊफ, शान मसूद वेरी एजुकेटेड, अच्छी एजुकेशन ली हुई है, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से, ऑन टेबल ही लुक सो इम्प्रेसिव, उनकी बातें इतनी इम्प्रेसिव लगती हैं। ऑन द फील्ड आई एम सॉरी टू से ही वाज अ डिसअपॉइंटमेंट एज वेल। वो इस वजह से बिकॉज एक वक्त को फ़र्क नहीं लगा कि क्या बाबर कैप्टनसी कर रहे हैं या शान कैप्टनसी कर रहे हैं। 26 for 6 होता है, पाकिस्तान बांग्लादेश को 26 for 6 कर देता है, और उसके बाद ना आपकी फील्ड में वो अटैकिंग वो दिखता है। ठीक है, आपके बॉलर्स थक गए, आपके बॉलर्स नहीं इससे ज़्यादा स्पेल कर पा रहे थे, कहीं फील्ड में तो अग्रेशन दिखता, कहीं तो दिखता। आपने एक पॉइंट पे आके वो फील्ड थोड़ी सी क्लोज इन किए तो लिटन दास ने उठा के छक्का मारा और आपको ललकार दिया कि चलो जी वापस खोल लो फील्ड है, और हमने डर के वापस फील्ड खोल ली। तो उन्होंने भी तो कोई कमाल नहीं दिखाया, उन पे भी एजुकेशन का फर्क नहीं पड़ा। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। वो ठीक है, वो एजुकेटेड है, मगर परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। हाँ। जो कैप्टन आपका होता है ना, उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है। वो जब तक खुद एग्जांपल सेट नहीं करेगा अपनी परफॉर्मेंस से, तो उस वक्त तक वो टीम को सही तरीके से लीड नहीं कर सकता। हाँ। अब मुझे परफॉर्मेंस 24 टेस्ट इनिंग्स हो गई हैं इनकी, 24 में इनकी ऑर्डिनरी एवरेज है 15 या 16 रन की एवरेज से इन्होंने स्कोर किया। अब एक कैप्टन है, उसकी 15 या 16 रन की एवरेज है 24 इनिंग्स में, उसका कंप्लीट फेलियर है, सिर्फ 3 उसकी 50s हैं, तो वो टीम को कैसे फ्रंट से लीड कर सकेगा? सेकंड इनिंग में जब उनकी ज़रूरत थी पाकिस्तान टीम को, वो 20 रन पे आउट हो गए, 17 रन पे आउट हो गए, चले गए। तो देखिए वो बाकी टीम को फिर कैसे उठा सकते हैं? फिर पहले टेस्ट में उनकी सेकंड इनिंग में ज़रूरत थी, फिर वो आउट होकर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के तीनों टेस्ट मैचेस में यही होता रहा, 5 टेस्ट मैचेस में उनको वाइट वॉश हुआ है, ठीक है।
तो उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज इतनी जीरो हो चुकी है, इतनी पोर हो चुकी है कि वो इस काबिल ही नहीं है कि ना वो ग्राउंड के अंदर कोई डिसीजन ले सके, ना वो कोई फैसला कर सके, ना टीम को जेल कर सकते हैं, ना टीम को अपलिफ्ट कर सकते हैं। में फंस गए ना हम जब एक परफॉर्मर को उठा के लाते हैं और कैप्टन बना देते हैं, हम सरफराज को एज कैप्टनसी स्टेप डाउन करवाते हैं और देखते हैं जी टीम में परफॉर्मर कौन है, जो टीम में परफॉर्मेंस कर रहा है उसको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दो। बाबर आजम हमारे पास एज कैप्टन आ जाते हैं। परफॉर्मेंसेस आती हैं बट उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आती रहती हैं, टीम नहीं जीतती। कहीं जीतती है तो हाँ जी, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीत गई हम, नेपाल के अगेंस्ट जीत गए हम, शायद आयरलैंड में जाके कहीं जीत गए, नेदरलैंड्स को हरा दिया हमने। तो वो भी परफॉर्मर थे, वो भी टीम से परफॉर्म कर रहे थे, ही वॉज ऑल्सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वहाँ भी हमारे लैप्सेस हुए। क्या पास्ट में उनकी परफॉर्मेंस रही वो भी हम दिखाएंगे, और फिर क्या पास्ट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, कब हमें वाइट करना पड़ा, हम उस पर भी नजर डालेंगे। क्योंकि इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये अजीब कश्मकश है, या तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन चाहिए हमें, या एक एजुकेटेड कैप्टन चाहिए जो लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहा। तो बीच का ये कौन सा इंसान है जो हम ढूंढ के लाएं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसको डेवलप करे, या पता नहीं अवन में डाल के बेक करे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्सेशन विद अब्दुल रऊफ। और बात हमारी हो रही है यस दी वाइट वॉच दैट वी हैव फेस टुडे। इट इज़ अ वेरी हैप्पी डे फॉर बांग्लादेश क्रिकेट एंड डेफिनेटली खुशी होनी चाहिए जिस तरह बांग्लादेश ने खुद को रीडिस्कवर किया, खुद को स्ट्रेंथन किया, और अवे मैचेस जीतने के लिए उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को तैयार किया। रऊफ, हम जब ये सोचने की बात करते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, ऑब्वियसली इंस्टेबिलिटी है, बीसीबी में भी बहुत इंस्टेबिलिटी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट एन आइडियल बोर्ड। उसी तरह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, उसी तरह चीज़ें चेंज होती रहती हैं, वही मसले मसाइल रहते हैं। उनकी डोमेस्टिक में तो हमने बहुत दफ़ा देखा जिस तरह शकीब और एम्पायर्स के लड़ाइयाँ हुई, और वो तो उनकी डोमेस्टिक में तो सीरियस भी नहीं लेते लड़के उस डोमेस्टिक को। इवन देन जिस तरह आज रिस्पॉन्ड किया उनके फास्ट बॉलर्स ने, कहाँ लैक कर रहे हैं हम? देखिए, दो डिफरेंस आ जाते हैं। पाकिस्तान ने जो अपना क्रिकेट का जो सफ़र है वो शुरू किया बहुत वे बैक 50s में। बांग्लादेश ने टू लेट किया। मुझे याद है कि 2001 में मैं कस्टम से कह रहा था, तो इनकी एक जो नेशनल टीम थी वो पाकिस्तान आती थी ग्रेड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ग्रेड 1 में भी पार्टिसिपेशन नहीं करवाता था। ग्रेड 2 जो डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट्स होते थे उनमें वो पार्टिसिपेट करते थे। तो उन्होंने बहुत लेट अपना सफ़र शुरू किया। जब आप लेट करते हैं तो फिर आप में इन एंड आउट्स आते रहते हैं, आप हारते भी हैं, जीतते भी हैं, मगर इनका जो दुरानिया बहुत मुख्तसर है। हमारा बहुत पुराना, हमारा तो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट कर रहा है 70 ईयर्स पर। उसके बाद फिर हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि हम आज बांग्लादेश से 2-0 से सीरीज़ आ रहे हैं। इसमें देखें कि जिस तरह अगर बांग्लादेश का आप जिक्र करें कि जिस तरह अफगानिस्तान की क्रिकेट में मोहम्मद नबी का बहुत मेजर रोल है कि उसने ग्रेड 5 से 4, 3, 2 फिर 1 तक उसने उनको ट्रैवल करवाया और फिर उनकी जीत की बुनियाद रखी। इसी तरह शकीब और मुशफिकर रहीम और मोहम्मद रफ़ीक एक इनके स्पिनर होते थे, और खालिद महमूद एक होते थे इनके कैप्टन। उनका बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश की क्रिकेट को ऊपर ले जाने में। और मेरा ख्याल है कि इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो फॉरेनर कोचेज़ हैं उन पे भी किए हैं, अपने लोकल कोचेज़ पे भी किए हैं। तो हमारी क्रिकेट को नीचे लाने में किसको बड़ा क्रेडिट है? हमारे ओवरऑल मेरा ख्याल है कि देखें, सबसे जो बेसिक चीज़ समझने वाली, जब तक इतना ज़्यादा पैसा नहीं था तो किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इतनी ज़्यादा यहाँ पे। मगर जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आना शुरू हुआ ICC की जानिब से, तो फिर हर एक बंदे ने इस पे जान कुर्बान करना शुरू कर दी। BCCI में कम पैसे, मुझे तो कोई रीज़न, मैं आपसे इसलिए काउंटर कर रही हूँ, मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कोई रीज़न ढूंढना चाहती हूँ। देखिए, पॉलिटिकल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई। वहाँ पे थी क्योंकि उनका जो दुरानिया बहुत मुख्तसर है हमसे। पिछले अगर उनको जो मेन स्ट्रीम है उसमें आए हुए 20 साल में, तो हमें 70 साल हो चुके हैं। तो इसमें हमें इतना डाउन हमें जाना नहीं चाहिए था जिसने इतने बड़े बड़े लेजेंड्स और सुपरस्टार पैदा किए। तो फिर उसके बाद हमारा जो असल प्रॉब्लम ये हुआ कि बांग्लादेश में आप देखें कि अभी उनकी टीम टेस्ट मैच यहाँ पर खेल रही है, मगर ढाका जो लीग है वो वहाँ पर उसी तरीके से चल रही है। उसमें जो उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं हो रही बिल्कुल भी। फिर यही वजह कि उनमें कोई ना कोई, अब देखिए उन्होंने मेहदी को भी डेवलप किया, लिटल दास को डेवलप किया, नाहिद राना 150 पेस का बॉलर उनके पास आने शुरू हो गए हैं। फिर और दूसरे ताजुल इस्लाम आउटस्टैंडिंग स्पिनर है, 3 150 पेस बॉलर्स को जाया नहीं किया हमने। हसनैन हैज़ ऑलवेज बीन विवर्ड ही रहे वो। एहसान अभी तक फिट ही नहीं होके दे रहे। एहसान जिनको हमें NCA में नर्चर करना चाहिए था, उनको हमने घर भेज दिया, बेटा जाओ जाके सवात में तुम अपने आप को अपनी नर्चरिंग करो या अपनी रीहैब करो।
हमने तो ज़ाया कर दिया जो हमें पास्ट में 150 के बॉलर्स मिले। देखिए हमारे पास तो नेचुरल टैलेंट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारी टेप बॉल क्रिकेट हर जगह पे खेल रही है। हमारे पास बॉलर ये तो नहीं है कि नेचुरल टैलेंट नहीं है, हमारे पास तो एक लंबी लाइन आती है फास्ट बॉलर्स की, बैटरी आती है, मगर वो इनकम्पिटेंसी जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, जो हमारी मैनेजमेंट है, उसकी वजह से ज़ाया हो जाती है। अब एहसानुल्लाह की मैं आपको मिसाल दूँ कि जो उसका बायोमैकेनिक है बेसिकली, उसकी एल्बो का प्रॉब्लम है। आप उसको उसका ऑपरेट कर लें, सर्जरी कर लें, उसको जो मर्जी कर लें, रिहेबिलिटेट कर लें, मगर उसका जो बायोमैकेनिकली हल्का सा माइनर सा फॉल्ट है वो अभी तक उनसे दूर नहीं कराया जा सका। वो जैसे ही दोबारा बॉलिंग शुरू करेगा फिर उसको वो आ जाएगा। हसनैन का थोड़ा सा इशू था, उसके जो लॉन्ग लीवर्स थे उसमें प्रॉब्लम था, वो अभी तक वैसे ही चल रहा, वो हर तरह की फॉर्मेट से बाहर हो गया, हालांकि 150 पेस पे बॉलिंग करता था। इसी तरह जो आपका जो प्रीमियर बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, जब इनको इंजरी हुई है तो मैंने उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक था उसको अवेयर किया था कि भाई इसके जो बायोमैकेनिक्स है आप इसको प्री मेच्योर वापस ला रहे हैं, ये अवे जा रहे हैं। जब जैसे ही वो थोड़ा सा अवे जाएंगे उनकी बॉलिंग स्पीड भी कम होगी, इंजरी भी होगी और उनका सारा बायोमैकेनिक सिस्टम ख़राब हो जाएगा। मगर किसी ने उसको परवाह नहीं की, क्योंकि उनको पता ही नहीं बायोमैकेनिक्स होता क्या है, फास्ट बॉलर की बॉडी कंपोजिशंस क्या होते हैं, उनको किस तरीके से ठीक करना होता है। तो वो उस बेचारा उसका भी प्रॉब्लम हुआ है, नसीम शाह का प्रॉब्लम है, ये जो आपका खुरम शहजाद है, ये अभी तक देखें कि एक स्पेल में बॉलिंग सही करता है, 4 स्पेल उसके ख़राब हो जाते हैं। क्यों? कि उसके जो बॉडी मैकेनिक्स है, जो मोमेंटम है, वही इसका ठीक नहीं है। तो इसमें देखें कि ज़िम्मेदार फिर कौन है? ज़िम्मेदार तो आपका क्रिकेट बोर्ड हुआ या इसका कोचिंग स्टाफ हुआ, जिनको छोटे से माइनर इश्यूज़ हैं उनका पता नहीं चलता। यहाँ पर कोई किसी का भाई लगा हुआ है, कोई चचा का बेटा लगा हुआ है, कोई चेयरमैन का भतीजा लगा हुआ है, कोई किसी पुराने एक्स जो चेयरमैन है उनका बेटा यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती हुआ है, कोई बॉलिंग डिपार्टमेंट संभाल के बैठा हुआ है, कोई NCA में किसी स्टार का बेटा बैठा हुआ है। फिर वापस अगर मैं सिर्फ फोकस इस टेस्ट मैच पे करूं तो रऊफ, मैं ये मानने से मुझे बड़ी मुश्किल होती है। देखें, आप खेलते हैं क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर बाबर आजम इतने सालों से खेल रहे हैं, उनकी एक मसल मेमोरी बिल्ट हुई हुई है। इट्स लाइक आपने साइकिल चलाना सीख ली तो आप साइकिल चलाते रहते हैं पूरी, आप अपनी बुढ़ापे तक भी नहीं भूलते साइकिल चलाना। चेयरमैन चेंज हो रहा है, फलानी चीज़ हो रही है, पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। बाबर आजम बैटिंग कैसे भूल गए? सऊद शकील जो कि पहली इनिंग में प्रॉमिसिंग लग रहे थे, वो आते आते इनिंग में उनको क्या हो गया? रिजवान ने प्रॉमिसिंग थोड़ा सा दिखाई, अपनी परफॉर्मेंस जिस तरह दिखाई, उनको क्या हो गया? ये 3 हमारे मिडिल ऑर्डर के पिलर्स ये बिल्कुल ढह गए। हाँ जी, अब्दुल्ला शफीक मुझे समझ आती है, उसकी रीज़न मैं ढूंढ सकती हूँ कि मिसबा बड़ी जल्दबाजी में उनको लेकर आए थे। उन्होंने डोमेस्टिक में भी लॉन्गर फॉर्मेट खेली नहीं थी, शेयर टैलेंट पे लेकर आए थे। होंगे टैलेंटेड बट लॉन्गर रन में इसलिए नहीं चल रहे। बट ये जो मैं 3 नाम, ये 3 पिलर्स हमारे मिडिल ऑर्डर की बात कर रही हूँ, इनको ये पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस की वजह से इनको रन्स बनाना ये भूल गए कि बैटिंग कैसे करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इतने वो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, मगर ये जो है ना आपकी जो फार्म है, जो आपकी फार्म है, देखिए इसमें एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काउंट करती है। उसमें ब्लेम पता किसको जाता है कि जो इनको प्रोटेक्ट करते रहे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ। अब देखिए कि बाबर आजम की मैं आपको बताऊं, 15 इनिंग्स में फेलियर है, 15 इनिंग्स 8 टेस्ट मैच बनते हैं। हम दिखाते हैं साथ साथ। अब दुनिया की मुझे कोई टीम बता दें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आपने कोहली को ड्रॉप नहीं किया, रोहित शर्मा ड्रॉप नहीं हुए, आपके गंगोली ड्रॉप नहीं हुए, ऑस्ट्रेलिया से स्मिथ ड्रॉप नहीं हुए, जितने बड़े जो स्टोक्स हैं वो ड्रॉप नहीं हुए, रूट्स नहीं ड्रॉप हुए, जितने बड़े बड़े टॉप प्लेयर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट उनके पास है। मगर हमारा जो बेसिक इशू ये है कि हमने रिप्लेसमेंट तैयार नहीं होने दी। हमने देखे ना, हमने नीदरलैंड के खिलाफ भी बाबर आजम को खिलाया, कीनिया के खिलाफ बाबर आजम, जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम, नेपाल के खिलाफ 150 बनाए थे बाबर आजम ने। हम खुश थे उस पे। आप ये पिछली 15 टेस्ट इनिंग देखें, आपके सामने एक 50 रन नहीं है, 50 नहीं है। तो फिर किस मजबूरी के तहत बाबर आजम को दोबारा बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया गया जब 15 इनिंग्स में उनका फेल? तो फिर मिस मैनेजमेंट की इससे ज्यादा और बदतरीन मिसाल क्या हो सकती है? तो आपको लगता है पहले टेस्ट में शाहीन और नसीम खेले, दूसरे टेस्ट मैच में उनको ड्रॉप किया गया। इज दिस अ क्लियर मैसेज फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट के नाम कोई भी हो, अगर तो आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ड्रॉप करेंगे? और अब इंग्लैंड की सीरीज है, मगर उससे पहले चैंपियंस कप का हमने जो है वो वनडे फॉर्मेट खेलना है। सो इंग्लैंड में हमें कहीं दिखेगा कि ये बड़े नाम जो सिर्फ नामों पे हैं अभी और जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, उनको रेस्ट दिया जाए जो उनके लिए भी बेहतर हो? नहीं, इसमें देखिए एक बेसिक चीज़ आपको क्या देखनी है कि जिस तरह अभी आपकी हारिस रऊफ जो हैं वो भी 3 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। तो मुझे बताएं कितने टेस्ट मैच खेले हैं पिछले 3 साल में? वो
क्यों, किस बंदे ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, सबसे पहले तो उसको लाना चाहिए ना। फिर अब ये जो लड़के खेल रहे हैं, मैंने इसीलिए आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये जो बाबर आजम है, अब्दुल्ला शफीक हैं, या ये जो आपके शान मसूद है, इनको बांग्लादेश के खिलाफ रेस्ट दें, नए प्लेयर्स को ट्राई करें ताकि आपके पास एक रिप्लेसमेंट प्लान है। ये तो ऑलरेडी फेलियर है इनका, किसी का 20 इनिंग का फेलियर है, किसी का 10 का, किसी का 15 इनिंग का। अब देखिए आपने इनको अगेंस्ट जाके उनको परफॉर्म नहीं कर रहे थे, फिर भी खिलाया, एंड रिजल्ट क्या निकला, वो फिर परफॉर्म करने में नाकाम रहे। और इससे वर्स्ट सिनेरियो ये है कि आपके पास रिप्लेसमेंट भी नहीं है, आप नए लड़कों को खिलाने में भी नाकाम रहे। अब इंग्लैंड के खिलाफ आप कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? फिर जो आपके बॉलर्स आ जाते हैं, देखें कि अब बॉलर्स एक से दूसरी इनिंग में इनसे बॉलिंग नहीं हो रही, इनकी पेस कट डाउन हो गई है। कोई एक 147 पे बॉलिंग करता था, एक टेस्ट की एक इनिंग का एक स्पेल के बाद वो सेकंड स्पेल में वापस आए हैं, तो उनकी पेस हो गई 130, 128, 129। इसका मतलब है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के एबल ही नहीं है। अब टेस्ट क्रिकेट खेली है नाहिद राना ने, वो 2 टेस्ट मैच खेला, पहले उससे शुरू किया था 149.9 से 150 पे उसने पहले टेस्ट की पहली इनिंग में बॉलिंग की, और आखिरी टेस्ट की आखिरी इनिंग में 150 पे वो बॉलिंग कर रहा था। इसका मतलब है उसने अपनी एनर्जीज जो हैं वो सेफ नहीं की हैं T20 के लिए, वो अपने आप को बचा नहीं रहा। वो अपनी जितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, जितनी उसके अंदर इंडोरेंस है, जितना पावर है, वो सारी टेस्ट क्रिकेट में अपने कंट्री के लिए दे रहा है। और हमारे क्या है, हमारे अपने आप को बचा रहे हैं T20 के लिए भी, वनडे के लिए भी, आगे भी फॉर्मेट के लिए भी, और हमारे क्रिकेट बोर्ड ने इनको 3 फॉर्मेट के वो कॉन्ट्रैक्ट दिए। क्विक एंड सॉल्यूशन देखें, ये सारी इतने सारे मसाइल हैं पीछे, डोमेस्टिक में ये मसला है, तो प्रॉपर सप्लाई चेन नहीं है प्लेयर्स की। इंटरनेशनल क्रिकेट चलती रहेगी, हम इंटरनेशनल क्रिकेट को रोक नहीं सकते। या तो ये करें कि नहीं जी 1 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बंद है, वो नहीं खेलेगी, 1 साल के लिए हम अंदर ही अंदर डेवलपमेंट करेंगे, उसको सही करेंगे, वो नहीं हो सकता। करंटली जो कहते हैं ना, आपने क्या ऐसा काम करना है जो कि आप करंट क्रिकेट भी खेलते रहे बेहतर तरीके से, और बैक हैंड पे डोमेस्टिकली सही करते रहें चीज़ों को। किस तरह हम अब जब इंग्लैंड के खिलाफ उतरेंगे, क्या हम फिर यही सोच के उतरें कि हम बांग्लादेश के सामने नहीं खड़े हो सके तो हम इंग्लैंड सोच के रहें, तो हम सोचना ही छोड़ दें उस बारे में? नहीं, सोच तो डेफिनेट सोच रहा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मगर मुझे नहीं पता कि उनका थिंक टैंक जिस पे इतना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी प्लानिंग क्या है ना। देखिए, जब आपको प्लानिंग किसी की समझ आएगी ना, तो फिर आप उस पर बात करेंगे। अब आप इंग्लैंड की टॉप टीम के खिलाफ जाएंगे, 15 इनिंग का फेलियर बाबर आजम का आप लेकर जाएंगे, 24 इनिंग का फेलियर आप लेकर जाएंगे अपने कैप्टन शान मसूद का, और 10 इनिंग का फेलियर आप लेकर जाएंगे अपने अब्दुल्ला शफीक का। तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे, मुझे बताएं ना। क्या ये बेहतर ना होता कि इनको रेस्ट देकर किसी रिप्लेसमेंट प्लान पर किसी को तैयार किया होता? अब अगर कामरान गुलाम, हरेरा बेचारों को मार्कवुड के बॉक्स के सामने आप डाल देंगे, वो आउट हो जाएंगे, तो फिर उनका रिप्लेसमेंट पे फिर यही आ जाएंगे। तो देखें ना, सर पाँव कोई नहीं। आपने मोहम्मद यूसुफ को लगाया हुआ नेशनल अकेडमी में, पिछले 10 साल से वो काम कर रहे हैं। मुश्ताक अहमद सकलैन मुश्ताक यहाँ पर आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करते हैं पिछले 8-10 साल में। तो देखें ना कि डेवलपमेंट आपकी अंडर 19 में एजाज अहमद को लगाया हुआ था पिछले 8 साल से। डेवलपमेंट किधर है ना? आपने इन्वेस्ट तो किया, देखिए आप अरबों रुपये अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे भी लगाया है, आपने अंडर 19 पे भी लगाया, आपकी ए टीम भी टूर करती रही है, तो डेवलपमेंट मुझे बताएं ना, फिर प्रोग्रेस क्या है? तो हम इसीलिए फिर दोबारा यही बात कर रहे हैं कि हम इसका हल क्या निकालें। अब फिर उन लोगों को पूछना बहुत ज़रूरी है। एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इनके इंटरेस्ट को सर्व करते रहे, जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट साथ लगाई रखी है इन्होंने, जिन्होंने रिप्लेसमेंट होने ही नहीं दी, कोई जो बेंच को स्ट्रांग होने ही नहीं दिया, हर टीम के खिलाफ इनको ही स्ट्रांग करते रहे। एक बेंच की टीम बनी जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूएई में खेलती है, और जब वो हार जाते हैं तो जो कप्तान खुद शादाब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं और डिमांड करें बाबर और रिजवान को ना खिलाने की, यही होगा। तो मतलब अगर इस माइंडसेट के साथ हम बेंच को मौका भी देंगे तो क्या कर लेगी बेंच, जब आपका कैप्टन ही ट्रस्ट शो नहीं करेगा आपके ऊपर? देखें ना, तो ये भी देखें किसकी बेवकूफ़ी है कि आपने किसको कैप्टन बनाया कि वो क्या बातें कर रहा है। हाँ। एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाके वो कह रहा है कि ये तो फिर लॉबिंग कर रहे हैं ना एक दूसरे की, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक। कि आप देखें कि एक दूसरे को फिर ये मुफादात को सर्व करते रहे पिछले 5-6 साल में, और उसी जो एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने और एक दूसरे को मुफादात को सर्व करने में इन्होंने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब आपके पास देखें कि ये बात वही आ जाती है कि वीकेस्ट टीमों के खिलाफ भी आप रिप्लेसमेंट प्लान पे अमल नहीं कर सके, इनको खिलाते चले गए हैं। नहीं, क्योंकि आप डरते हैं हारने से। आप नेदरलैंड्स जाके आपने अपनी फुल फ्लेज टीम को खिलाया है, आपके सारे लड़के गए हैं। मतलब हम जिनको अपने प्राइम लड़के कहते हैं, वो प्राइम लड़के हर जगह खेलते हैं। हम युगांडा के अगेंस्ट भी खेलेंगे, तो हम खेलेंगे उनके अगेंस्ट। मगर अब जो लोग
पोस्ट पे हैं वो उस वक्त वो बात नहीं करते, अभी भी एम्प्लॉयड है। बट एक मैं स्टेटमेंट आपके सामने लाना चाहती हूँ। मोहम्मद वसीम फॉर्मर चीफ सिलेक्टर रहे हैं, इस वक्त वुमेन टीम के कोच हैं। आज बहुत ज़्यादा वो खुल के उन्होंने बात की, जो कि शायद जिस वक्त वो चीफ सिलेक्टर थे उस वक्त वो बात करते तो और ज़्यादा मैटर करता। बाबर बहुत ज़िद्दी हैं, सिलेक्शन में तब्दीलियों में मजम्मत करते हैं, ये साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब का कहना है। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान ऑलराउंडर इमाद वसीम की इंजरी भी छुपाई गई और हम हमेशा आजम खान की फिटनेस लेवल की बात करते हैं, मगर इमाद वसीम की भी यही प्रॉब्लम है और यही मसले हैं कि वो अनफिट हैं और इस वजह से उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन टीम में 4 कोचेस की वजह से मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं जो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अगर वो स्क्वाड का हिस्सा रहे तो पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाएगा। देखिए, अगर आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अगर आपका कैप्टन आपकी बात नहीं सुन रहा, देखिए अगर मुझे कहते हैं आप चीफ सिलेक्टर बन जाए, तो मैं पाकिस्तान के सबसे जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसमें फैसला करूंगा। मैं नहीं देखूंगा कैप्टन क्या कहता है। हमारे पास एवरेजेस हैं, हर प्लेयर के जो डाटा रिकॉर्ड है उसके मुताबिक फैसला करूंगा, चाहे कैप्टन माने या ना माने। अगर नहीं करेगा मैं रिज़ाइन कर दूंगा सीधी सी। इसने क्यों नहीं रिज़ाइन किया उस टाइम पे? अभी ये क्यों बातें कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको सेक्रीफाइस किया है अपनी ज़ात के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, और आज आप ये बयान दे रहे हैं कि कैप्टन जिद्दी था, उससे मेरी बात नहीं मानी। बट ये तो फॉर्मर चीफ सिलेक्टर है ना। अभी 2-3 दिन पहले समा पे फॉर्मर चेयरमैन PCB ज़का अशरफ साहब ने जो है वो इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि एशिया कप से जब हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे इंडिया, तो मीटिंग हुई बाकायदा, एंड बाबर आजम ने कहा मैं अपने लड़कों को नहीं बिठाऊंगा। एक चेयरमैन कुछ नहीं कर सका तो हम चीफ सिलेक्टर की क्या बात करें? ये तो मसला है कि जब आप इस तरह इनको चेयरमैन या चीफ सिलेक्टर लगाएंगे बाहर से लाके, जिनका कंट्रोल ही नहीं होगा, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे आगे बढ़ेगी? इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही चीफ सिलेक्टर को बनाया था उस ज़माने में, और उसका ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कितना बड़ा साया कॉर्पोरेशन का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का स्कैंडल निकला। जो चेयरमैन, जिस चेयरमैन को ये भी नहीं पता है कि एक बंदे को मैं चीफ सिलेक्टर बना रहा हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही है, और उसका इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और फिर चीफ सिलेक्टर के साथ बैठ के प्लेयर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर रहे हैं जी कि आपको ना सिर्फ वहाँ पर पैसे देंगे बल्कि जो ICC की जो दूसरी आमदनी होगी उसमें से भी आपको शेयर मिलेगा, और परफॉर्मेंस आपके प्लेयर की 0 और 90% प्लेयर्स आपकी अनफिट, और फिर ऑब्लिगेशन आपने चीफ सिलेक्टर की है, और फिर उसी चीफ सिलेक्टर ने आपके कैप्टन को और वाइस कैप्टन को आपके घर में लाकर मिलाया है और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, और आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो मैं देखिए ना कि ये अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। आप इसी वजह से तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है। मैं इसीलिए आप जो हमारे हाईएस्ट लेवल पे ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल हैं, उनसे अपील करता हूं कि देखें, जिन लोगों को डीपली नॉलेज है, जो वेरी वेल एजुकेटेड है, जो सिस्टम से लायक हैं, जो इसको रन करने के काबिल है, उनको ये इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन दिया करें ताकि वो सिस्टम को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें और चला सकें। अगर ये देखें बाद में इस तरह के बयानात निकलेंगे, जब आप इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करके बाद में कहेंगे कि ये वो मेरी बात नहीं सुनता था, ये मेरी बात नहीं सुनता था, तो ये तो आप ऑलरेडी डिजास्टर कर चुके हैं पाकिस्तान। बट जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं हम फिर वहीं फंसे हैं। जिस तरह हम ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था, एक एजुकेटेड कैप्टन है, एक परफॉर्मिंग कैप्टन था, दोनों हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुए। दोनों ने जो है बाबर के रहते हुए एक फेक बबल हमारे इर्द गिर्द बनना शुरू हुआ। इसका एक जवाब रह गया था मेरा, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। देखें कि एक हाईली एजुकेटेड है, वो क्यों डिलीवर नहीं कर सका? क्योंकि उसकी एवरेज 12-15 रन की एवरेज है। 24 इनिंग का फेलियर है, 12 टेस्ट मैचेस में 2 50s हैं उसकी, तो वो कैसे फ्रंट से लीड कर सकता है जब उस हर वक्त उस पर अपने परफॉर्मेंस की तलवार मंडलाती रहेगी। दूसरा जो आपने कैप्टन बनाया बाबर आजम, वो परफॉर्मर ज़रूर था, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को परफॉर्मर, देखें संगाकारा से बड़ा परफॉर्मर कोई नहीं था, मगर वो एज ए कैप्टन वो फेल्ड रहे हैं। जे वर्धन सक्सेसफुल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं आया, मगर वो फेल्ड कैप्टन रहे हैं। उसके अलावा बड़े बड़े आयन बोथम बहुत बड़े ऑलराउंडर रहे हैं अपने ज़माने के, मगर कभी भी इंग्लैंड को सक्सेसफुली लीड नहीं कर सके। बाबर आजम मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो पाकिस्तान का कैप्टनसी डिजर्व करता था। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक था उसने उन पे एक्स्ट्रा बर्डन डाला कि उनको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया, और उसकी वजह जब उसको निकाला तो वो एक शेल में चला गया, ना उससे परफॉर्म हो रहा, ना वो कैप्टनसी का अच्छे बैटर को भी खराब कर दिया और कैप्टनसी का और पाकिस्तान टीम को भी। सो फिर मेरा अगला सवाल ये बनता है, क्योंकि हम चेयरमैन की बात कर रहे थे और आपने कहा कि ऐसे चेयरमैन को रखना चाहिए जिसको नॉलेज हो, जिसको पता हो
आए थे हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा साहब। मेरा ख्याल से जितना डैमेज रमीज राजा साहब करके गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये जो हम फेक बबल देख रहे हैं, ये जो हम अपने प्लेयर्स को देख रहे हैं कि हारिस रऊफ 150 का, इसको तो कोई शॉट ही नहीं मार सकता, तो बाबर के आगे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं दिखती है, तो शाहीन जो है वो 70% फिट भी खेल ले तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो है 92 के वर्ल्ड कप में जो है वो स्किपर ने जो है वो नहीं खेल, वो उन्होंने भी अनफिट खेला था, वो उनकी एंड ऑफ करियर था, ये इसका स्टार्ट ऑफ करियर है। तो उन्होंने जितना डैमेज किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मुझे नहीं लगता किसी और ने किया। देखिए उसकी वजह क्या थी कि बेसिकली वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आए थे, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए नहीं आए थे। आप देखें कि जब आप ऑस्ट्रेलियन कल्चर लागू करेंगे यहाँ पे, देखिए ना आप वेलफेयर स्टेट है, आप में इन्फ्लेशन हाई है, आप बहुत एक पुअर स्टेट हैं, और आपकी आबादी देखें 25 करोड़ आपकी आबादी है, और आप 5 टीमें बना रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही गेम का स्ट्रक्चर बाकी है। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसे compete कर सकते हैं? 2 करोड़ 50 लाख उनकी आबादी है और उनकी 6 टीमें हैं, ठीक है। उसके बाद उनके ओलंपिक्स में 47 मेडल हैं, आपके ओलंपिक्स में क्या मेडल हैं? पिछले 40 साल में 1 मेडल लिया आपने, ठीक है। इसका मतलब है कि 50 गेमों का तो और स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ पे 2.5 करोड़ की जो आबादी का है वो बच्चे बाकी गेम्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आपके पास रैस है कि एक क्रिकेट गेम रह गई है और आप 25 करोड़ की आप आबादी है और आप उसकी 5 टीमें बना के ऑस्ट्रेलिया की कॉपी कर रहे हैं, तो ये तो कोई मेरा ख्याल है कि अकल से अंदर ही कर सकता है ना। देखिए कराची की आपकी आबादी 4-5 करोड़ आबादी है, ठीक है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की कॉपी करनी है तो ऑस्ट्रेलिया 10 टीमें तो फिर कराची से बनाया ना आप, तो फिर आप उनको compete करें। तो जब आपका ये लेवल होगा, फिर आपने एक बहुत बड़ी जो स्पोर्ट्समैन की तादाद थी वो सिस्टम से मायूस होकर वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में चले गए, तो अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया, किसी ने दूसरे कारोबार शुरू कर दिए, जॉब में लग गए, फिर इन्फ्लेशन हाई बहुत ज़्यादा चली गई, गुर्बत बढ़ गई, आपकी क्राइम्स में इजाफा होना शुरू हो गया, आपका सारे का सारा क्रिकेट का ढांचा सफ़र करना शुरू हो गया, और आप 5 टीमों को लेकर बैठ गए जी कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है ना। देखे ना कि वो कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, तो ये फिर इन्होंने किया मेरा ख्याल। बट अब फिर रऊफ वक्त का मुकाबला सख्त, चैंपियंस कप अब ये यहाँ इस नई मैनेजमेंट ने लॉन्च किया, वो होता रहेगा जो क्रिकेट हो रही है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरह चल रही है वो चलती रहेगी, मगर ऑन रिकॉर्ड ये मिसबा उल हक ने भी कहा, ये वकार यूनुस ने भी कहा, ये शुएब मलिक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी कहा कि वो डोमेस्टिक का सेटअप चलता रहेगा, मगर उस डोमेस्टिक के सेटअप में और इंटरनेशनल में इतना फ़र्क है कि लड़के को 2 से 3 साल लग जाते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो को समझने के लिए और ख़ुद को अप्लाई करने के लिए, तो ये बीच का एक ब्रिज का काम करेगा। और जो लड़का चैंपियंस कप में परफॉर्म करेगा, हम गारंटी करते हैं कि वो टीम का हिस्सा बनेगा। तो इवेंचुअली हाँ वो चल रहा है, वो क्रिकेटर्स को हम अब डिसअपॉइंट नहीं कर रहे, उनको फायर नहीं कर रहे, बट ये जो 5 खेलेंगे, ये जो क्रीम खेलेगी, इसी में से लड़के आगे जाएंगे, तो हम उसी तो सिस्टम पे आ गए हैं। ठीक है, लग गई वो वाली कॉन्स्टिट्यूशन वापस 2014 वाली, मगर हम फिर वही कर रहे हैं। देखिए इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है 5 टीमें बनाने का? देखें कौन सी परफॉर्मेंस पे आपने ये बच्चे सेलेक्ट किए हैं, ना आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराई है, ना आपकी ग्रेड 2 की हुई है, ना कोई क्रिकेट हुई है, तो कोई किस परफॉर्मेंस पे? इसका मतलब आपने पिछले 3 साल का डाटा निकाला है। पिछले 3 साल के डाटे में देखें आपका अभी करंट 6 महीने पहले ये ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेल कर आए हैं और आपके फास्ट बॉलर 5 भाग गए इसमें इस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से, तो आप तो 6 महीने में आपके ये आगे पीछे हो जाता है। तो आपने 3 साल के क्राइटेरिया पे डाटे पे तो आपने ये चैंपियंस कप के लिए आपने टीमें बना दी हैं, तो फिर जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाद में आप रोना शुरू कर देंगे कि हमसे नहीं हुआ। फिर आपका जो मेजर टूर्नामेंट आ रहा है, देखिए ये पहले भी होता रहा है, ये रेक्टेंगुलर कप होता था 5 टीमों का, और एक और क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया, 2 टेस्ट सीरीज के बीच में आप लिस्टें करवा रहे हैं, जब चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे आएगी उस वक्त आप शायद फर्स्ट क्लास करवा रहे होंगे, फर्स्ट क्लास हो रही होगी। और बेसिकली ये टूर्नामेंट बाद में होना चाहिए जब आपके टॉप टूर्नामेंट फर्स्ट क्लास के डिपार्टमेंट्स और रीजन के हो जाए, उसके बाद चैंपियंस कप होना चाहिए। सो मतलब बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे लगता है कि हमारा ये घंटा काफी कभी भी नहीं होता, क्योंकि इतनी सारी चीजें सही करने के लिए। बट ऑफ द डे Bangladesh has whitewashed Pakistan and hats off to Bangladesh performance, and Pakistan need to refigure कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, अपने आप को री आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी। बिकॉज जिस तरह रऊफ ने कहा कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया, एग्जैक्टली यही पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ है। रऊफ थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, और मेरा ख्याल से हमें और बहुत डिफरेंट शोज़ करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं टू इवैल्यूएट और पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो सामने उसको डाइसेक्ट करने के लिए। बट विद दैट जोर का वक्त ख़त्म हुआ है। सवेरा पाशा को इजाज़त दीजिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।